This is our seventh theme, that is environment and sustainable development. Environment and sustainable development is the very important thing, क्योंकि यहाँ से आपको environment related बहुत सारे क्वेश्चन आपके CAPF पेपर 2 एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे एंड दिस सिंगल वीडियो विल हेल्प यू टू राइट ऑल द आंसर्स जो कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट हम कहते किसको हैं, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो आपको पता लगेगा कि एज पर द डेफिनेशन इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी सारे नेचुरल कंपोनेंट हैं लाइक एयर, वाटर, लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब आप एक रेडीमेड लाइन की बात करते हो जो आप लिख सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में, तो आप ये लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सर्वाइवल। यानी कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन सर्वाइवल दोनों को प्रोटेक्ट करके रख पाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट जो थीम है इससे कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है लाइक हीट वेव के फॉर्म में, फ्लड के फॉर्म में, एक्सट्रीम वेदर के फॉर्म में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है एंड इस चीज़ से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा एक आइडिया है कि जो इंडिया है उसने कमिटमेंट करा है कि वो बिल्कुल जीरो एमिशन वाली कंट्री बन जाएगा जहाँ पे कार्बन बिल्कुल भी एमिशन नहीं होगा, लेकिन इसका टारगेट रखा गया है 2070 तक। फिर हमारा आता है कि जो इंडिया है उसकी फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी ग्रोथ के ऊपर एंड यहाँ पर भी आप एक रेडीमेड लाइन अपने ऐसे के अंदर यूज कर सकते हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ फ्यूचर थ्रेट बट अ प्रेजेंट रियलिटी। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है वो अब एक फ्यूचर का थ्रेट नहीं रह गया है बल्कि वो प्रेजेंट रियलिटी भी हमारी है जो कि हमें दिख रही है। अब बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल थीम है ना, इससे रिलेटेड हमारे पास डेटा कौन कौन से हैं। तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इंडिया की जब हम बात करते हैं तो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर कंट्री अगर कोई है तो दैट इज़ इंडिया। आपको ये भी पता लगेगा कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 24.6% के आसपास है, जो कि है FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जब आप बात करते हो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की, तो आपको पता लगेगा कि अभी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 180 प्लस गीगावाट से भी ज़्यादा की हो चुकी है। और जो हमारा एक सिटी है दैट इज़ दिल्ली, ये पूरे के पूरे इंडिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भी है एज पर द एयर पोल्यूशन क्राइसिस। अब यहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसके वजह से हमारा एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस अफेक्ट हो रहे हैं। एंड अगेन एक रेडीमेड लाइन जो कि आप यूज कर सकते हैं, दैट इज़ इंडियाज फेसेस अ डुअल चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। यानी कि इंडिया जो है वो डुअल चैलेंज फेस कर रहा है, डेवलपमेंट का और साथ में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भी। अब यहाँ पर एक इमेज है जिसके अंदर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसका डिफरेंस दिख जाएगा। तो इसे देख करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके अलावा हमारा क्लीन रिवर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, विंड एनर्जी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, रिसाइकलिंग है। जबकि आप अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखोगे तो आपको डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक वेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वेस्ट सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपके पास आता है कि आखिर इस इन्वायरमेंट को अगर हम गंदा करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने नहीं कंप्लीट करेंगे, तो हमें क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर आप चैलेंजेस की बात करते हो, कंसर्न की बात करते हो, तो हमें क्या दिखता है कि देखो इन्वायरमेंट को भी बचाना है और साथ में अपने डेवलपमेंट को भी करना है। तो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट कैसे करें। फिर आता है वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इन्वायरमेंट को लेकर के जो सरकार की पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी वीक है। फिर हमारे पास आता है लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इसके वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। फिर आता है गुड और ग्लोबल इनइक्वालिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ग्लोबल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलता है, मतलब कि जैसे इंडिया है और बाकी अदर कंट्री हैं,
तो इंडिया अभी बहुत सारे जो काम है वो ग्लोबली कर रहा है ताकि वो क्लाइमेट चेंज को कम कर पाए, लेकिन दुनिया के और देश हैं जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो केवल ये एक ही कंट्री के करने से ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म नहीं होगी जब तक सारी ह्यूमैनिटी इसके लिए बेसिकली स्टेप अप नहीं करेगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा ये जो इन्वायरमेंट है ये ज़रूरी क्यों है, वाई द इन्वायरमेंट आर इम्पोर्टेंट, तो आपको पता लगेगा कि इस इन्वायरमेंट की वजह से अगर हम अच्छा करते हैं इन्वायरमेंट को तो हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को, हम रिड्यूस कर सकते हैं डिजास्टर के रिस्क को लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी एंड ऑल द थिंग्स, हम इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ को एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो दैट इज़ द थिंग जो कि हमारी क्या है इम्पोर्टेंट दिखाती है किस चीज़ की, इन्वायरमेंट की। अब देखो ये सब चीज़ें अगर इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन अ क्लाइमेट चेंज, जिसको हम बोलते हैं NPCC, इस तरीके का एक इनिशिएटिव लाया। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना करके, जैसे ये देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, याद रखना है कि इसको भी इंडिया ने रेडी किया ताकि वो क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ क्या हो सके, मूव कर सके। फिर आती है स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट टाइगर एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया ताकि वो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ में लेकर के चल सकें। अब देखो इस थीम से रिलेटेड आपके पास कोट क्या है, तो आप देखोगे कि अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड्स नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, मतलब कि जो हमारी अर्थ है ना वो हर एक इंसान की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए तो इनफ है, लेकिन हर एक इंसान की जो लालच है उसको पूरा करने के लिए वो इनफ नहीं है। एंड दैट कैन बी अ कोट जो कि आप लिख सकते हैं। फिर आता है कि वी डू नॉट इनरेट द अर्थ फ्रॉम आवर एक्शनेस, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, मतलब कह रहा है कि ये चीज़ जो है ना हमने अर्थ की जो ली है ये हमने बोरो करी है फॉर आवर चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ और आप लिख सकते हो, दैट इज़ रेडीमेड लाइन, जो कि आप अपने ऐसे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना वो नीड ऑफ द आवर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ गो हैंड इन हैंड। ये सब क्या है, रेडीमेड लाइन है जिनको यू लिख करके आप अपने ऐसे के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हो और मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल चैलेंज रिकरिंग कलेक्टिव नेशन, कलेक्टिव एक्शन की यहाँ पर क्या है रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल चैलेंज है और इसे अगर आपको एड्रेस करना है तो कलेक्टिव एक्शन की ही नीड पड़ेगी। अब देखो ये जो प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न जो सबको पता है दैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट ख़राब होता है। दूसरा अर्बनाइजेशन, देखो रिसोर्स का जो प्रेशर है ना उसके वजह से जो पेड़ कटते हैं या फिर जो नदियों के अंदर गंदा पानी जाता है या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसके वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और इसके वजह से रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आता है। फिर आता है पॉपुलेशन से देखोगे तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया जाता है एंड अगेन इसके वजह से आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट रिलेटेड कंसर्न देखने को मिलते हैं। फिर आता है अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल, जैसे कि वेस्ट जनरेशन, हम बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो इसके वजह से भी इन्वायरमेंट थोड़ा सा गंदा होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज़ अ लार्जली ह्यूमन इंड्यूस्ड, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन के द्वारा ही ख़राब किया जाता है। अब इस चीज़ को, इस इशू को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, तो आपको पता लगेगा कि अगर हम रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के आते हैं, अफॉरेस्टेशन और कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन लेकर के आते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि अगर हम रीयूज, रेड्यूस एंड रिसाइकलिंग के ऊपर काम करते हैं तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कोर इशू हैं, मतलब कि इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू, जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता लगेगा एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन एंड स्कार्सिटी हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, यानी कि ये सारे वो प्रॉब्लम है जो कि हमें फेस करने को मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कंक्लूजन पार्ट एंड कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन हाउ रिस्पॉन्सिबली वी मैनेज आवर इन्वायरमेंट टुडे, यानी कि आज हम अपना इन्वायरमेंट कैसे मैनेज करते हैं, इसी पे हमारी जो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है वो क्या करता है, डिपेंड करता है।
तो दैट वाज द थीम जो कि हमने डिस्कस करी. आई होप एंड आई बिलीव ईच एंड एवरीथिंग will clear to all of you, and if you have any kind of doubt you can ask. Thank you for watching and Jai Hind.